हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट तक बना चुके थे। आज हम शुरू करने वाले हैं सेकेंड का सेकेंड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेकेंड नंबर सवाल कह क्या रहा था। तो देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा है कि संरेखी का मतलब क्या होता है। संरेखी का मतलब होता है कि जो भी बिंदु दिए हुए होंगे वो सभी के सभी बिंदु एक ही लाइन में मौजूद होंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, पहला सवाल में 3 पॉइंट दे रखा था, 3 गो निर्देशांक दिया हुआ था। तीनों कहाँ पे हमारा स्थित थे, तो तीनों एक ही मतलब कि एक ही लाइन में स्थित थे। उसी तरह से देखिए, सेकंड नंबर सवाल में दिया हुआ है 3 निर्देशांक दिया हुआ है। अब तीनों बिंदु कहाँ पे हमारे होंगे, तो तीनों का तीनों हमारा एक ही लाइन में मौजूद होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि तीनों बिंदु कैसा है, तो संरेखी है। अब संरेखी है तो उसका हमारा क्षेत्रफल निकालना है। तो हम तो जानते हैं कि कोई भी संरेखी होता है, संरेखी त्रिभुज, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो शून्य होता है। क्यों? क्योंकि इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कहाँ से क्षेत्रफल निकल पाएगा, कुछ निकलेगा क्या, नहीं निकल पाएगा। देखिए, हम आयत ही सब निकालते हैं, वर्ग ये सब, तो इसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल निकलता है। इसी तरह हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तब निकल जाएगा, जो इस तरह का शेप में होगा। अब देखिए, ये तो त्रिभुज बना ही नहीं है, ये क्या है, एक ही लाइन में 3 पॉइंट दर्शाया गया है। इसमें भी 3 पॉइंट होता था, 1 2 3, और यहाँ भी 3 पॉइंट है। लेकिन इसमें और इसमें बहुत अंतर है। इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा और इसका हमेशा क्षेत्रफल कितना होगा, तो 0 ही होगा। तो चलिए हम मान के चले हैं। देखिए, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। अब तो आपको पहले से ही मालूम है कि इसको किस तरह से लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ पे सभी चीजों को लिख दिया। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा इस क्वेश्चन में, तो 0, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि तीनों बिंदु क्या है, हमारे संरेखी है। और संरेखी का मतलब होता है एक ही लाइन में मौजूद होना, और एक ही लाइन में मौजूद होने का मतलब है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। तो वही हम लिखे यहाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना, 0। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मालूम है कि कितना होता है, तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 अंडर में मतलब कि ब्रैकेट में होता है y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ हाफ का हाफ ही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ x1 कितना है, तो x1 हमारा 8 है। फिर देखिए y2 कितना है, तो y2 -4 है। y3 कितना है, -5 है। यहाँ तक लिख दिए। अब देखिए, यहाँ माइनस था और यहाँ भी माइनस आ गया, तो आपस में मिलके क्या हो गया, प्लस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x2 क्या था मेरा, k, तो यहाँ k आ गया। अब y3 कितना है, -5, तो यहाँ -5 हो गया। y1 क्या है, तो 1 है, तो यहाँ पे -1 हो गया। उसी तरह से हमारा x3 कितना है, तो 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। y1 कितना है, तो 1 है, तो 1 हो गया। फिर देखिए y2 कितना है, तो -4 है, और यहाँ माइनस तो लगता है। अब माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +4। अब देखिए, यहाँ इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। अब देखिए, हाफ का हाफ उतर गया, मतलब कि देखिए अब हमारा क्या निकालना है, यहाँ k का मान निकालना है। तो देखिए, इधर हमारा क्या है, इधर हमारा गुना में है इसके साथ। अगर इसको हम बराबर को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा इधर गुना में है तो उधर चल जाएगा भागा में। तो भागा में जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 1/2 था, तो इधर आ जाएगा तो 2/1 हो जाएगा गुना। अब देखिए, 0 से कोई भी संख्या गुना होता है तो क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिक वो 0 ही हो जाता है। तो वही हम यहाँ 0 लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए, 8 का 8 हो गया। अब यहाँ देखिए, 5 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अब उसी तरह k का k लिख दिए, यहाँ से जब जोड़िएगा तो हो जाएगा -6। अब यहाँ पे देखिए 2 हो गया। अब यहाँ जोड़िएगा तो हो जाएगा 5। अब देखिए, गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा तो -6k हो जाएगा, यहाँ से कीजिएगा तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। अब हमारा मान किसका निकालना है, k का। अब देखिए, यहाँ पे k वाला टर्म को यहीं रहने देंगे, बाकी सबको बराबर के उधर भेज देंगे। तो यहाँ 6k है, -6k, तो यहाँ हो जाएगा -6k
इज इक्वल टू, अब 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -10 और 8 भी उधर जाएगा तो -8, मतलब आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा -18। तो यहाँ -18 हो जाएगा और यहाँ में -6 के है तो माइनस माइनस आपस में कट गया तो क्या बच गया 6 के और इधर 18। अब यहाँ 6 हमारा गुना में था तो उधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा तो 18/6 हो जाएगा, तो आपस में कटेगा तो कितना बार में कटेगा 3 बार में। तो उस तरह से हमारा कितना आया आंसर k इज इक्वल टू 3, यह हमारा आंसर हो गया। आशा कर रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूं तो आपका तो कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ज़्यादा समझ में आ जाता है तो कमेंट भी कर दे। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और जिससे आप सभी वीडियो को देखकर सभी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या बोल रहा है, शीर्षों इतना और साथ में इतना दे रखा है, मतलब कि हमारा 3 शीर्ष दे रखा है वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। आपको क्वेश्चन में 3 शीर्ष दे रखा है, 3 शीर्ष दे रखा है तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। अब 3 शीर्ष तो दे रखा है, सबसे पहले हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि 3 बिंदुओं का निर्देशांक दे रखा है, तो इसका क्या दे रखा है 0, -1 और बी का दे रखा है 2, 1 और इसका दे रखा है 0, 3। आप यहाँ ये वाला पुट कर सकते हैं, अपना मतलब ए बी सी अपना से मान लीजिएगा और उसका निर्देशांक पुट कर लीजिएगा। अब क्या बोल रहा है कि इन जो भुजा है, कितने भुजा है 1 2 3 भुजा है। अब इसमें बोला है कि ये सभी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, तो देखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, मान लीजिए ये होगा यही। इसके मध्य बिंदु क्या होगा, ये होगा। ई दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, ये होगा। अब जो ये तीनों बिंदु हुआ है, अब इससे बनने वाले जो त्रिभुज होगा, इससे अभी त्रिभुज बना है एक तीनों बिंदु से, अब ये तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब उसका क्षेत्रफल निकाल के अब क्या करना है, बड़े वाले त्रिभुज का ए बी सी, चलिए पहले इसको हम नाम दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं पी क्यू और आर, ठीक है। अब क्या करना है, ये छोटे वाले त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के और ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल के अब क्या करना है, छोटे वाले से को बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात कर देना है। क्या करना है, उनके क्षेत्रफल के साथ अनुपात करके ज्ञात करना है कि कितना अनुपात आता है। तो सबसे पहले हमको पी क्यू और आर इन तीनों का निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ए बी सी का तो आराम से क्षेत्रफल निकल जाएगा क्योंकि वो तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो देखिए हम पी क्यू आर का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 में कि कोई भी लाइन रहता है, कोई भी जैसे एक रेखाखंड होता था, अगर इसको मान लेते हैं ए और इसको बी, और बोला जाता था क्वेश्चन में कि ए बी के मध्य बिंदु में स्थित कोई एक बिंदु है, तो आप क्या समझते थे कि ए बी के बीच के दूरी जो जहां पर एक बिंदु आएगा वहां के मतलब है कि ए बी, इसको P मान लेते हैं तो मतलब कि AP और BP की दूरी आपस में समान होगा, मतलब कि यह मध्य बिंदु हो गया जो AB को बराबर बराबर भागों में उसको बांट रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ जो AB का भुजा है, तो AB भुजा के मध्य बिंदु में स्थित कौन है हमारा P, तो E कैसे निकलेगा, तो इसी हिसाब से क्या कर रहा है, दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तो आप यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो AB है इसको कितने अनुपात में बांट रहा है।
यहाँ थोड़ा सा यूज होगा कौन वाला, जो हम 7.2 में पढ़े हैं उसका कुछ कंसेप्ट यहाँ पे लागू होगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप अच्छी तरह से इस अध्याय को पढ़ ले। तो देखिए क्या करना है, ये तो मेरा मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु हम कैसे निकालते थे, तो देखिए कोई भी मध्य बिंदु हो जाता है, मतलब कोई भी रेखाखंड को कोई एक बिंदु उसे बराबर बराबर भागों में बांटता है, उसका मतलब यहाँ 1 कितना में 1 में इसको विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है, 1:1 में। क्योंकि मान के चलिए यहाँ से यहाँ का दूरी 2 सेंटीमीटर है। अब इसके मध्य बिंदु कोई वैसा बिंदु आता है जो दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। तो 2 सेंटीमीटर था, तो इधर का कितना हो जाएगा लंबाई 1 सेंटीमीटर, इधर वाला को 1 सेंटीमीटर। तो उसी हिसाब से 1:1 में विभाजित कर दिया है। तो अब यहाँ इसी तरह से इसका भी किया है, क्यू जो BC है उसको 1:1 में विभाजित किया है। अब AC को भी R क्या किया है, 1:1 में विभाजित किया। तो देखिए हम P का निर्देशांक निकालेंगे मध्य बिंदु के सूत्र के अनुसार। तो देखिए हम लिखे हैं AB के मध्य बिंदु P के निर्देशांक इज इक्वल टू, तो हम तो जानते हैं कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो x1 + x2 का मतलब बटा में 2, और उसी तरह से y1 + y2 बटा में 2। तो देखिए आप किसी को भी यहाँ पे x1 और y1 मान सकते हैं, x2 और y2 मान सकते हैं, लेकिन AB में ही जब हम AB की बात करें तो इसको x1 माने या फिर इसको x1 माने, न कि इसको, क्योंकि अभी तो इस भुजा का निकाल रहे हैं। तो यही दोनों में आप इसको x1 माने चाहे इसको x1 माने। तो हम क्या लेके चल रहे हैं सीरियल वाइज से, तो इसको हम x1 मान लिए, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान के चल रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि x1 + x2 बटा में 2 होता है मध्य बिंदु का। अगर अभी आपको पेचीदा टाइप से लग रहा है कि यह फॉर्मूला कैसे आया है, तो आप पीछे का वीडियो मेरा देख सकते हैं, वहां से आपको पूरा कंसेप्ट पता चल जाएगा। तो देखिए x1 के जगह में मेरा कितना है, तो देखिए 0 है तो 0 पुट कर दिए, प्लस x2 में कितना है मेरा 2, तो 2 हो गया, बटा में 2 है। उसी तरह y1 देखिए, y1 कितना है -1, तो -1, और y2 कितना है 1, तो प्लस में 1 बटा में 2। तो देखिए 0 और 2 जुटेगा तो 2 ही हो जाएगा, 2 में 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 को जब भी किसी भी संख्या से भाग देते हैं तब भी हमारा वो क्या हो जाता है 0। तो इस तरह से हमारा P का निर्देशांक क्या निकला 1,0। तो देखिए यह हमारा क्या हो जाएगा 1,0, ये हमारा P का निर्देशांक हो गया। अब इसी तरह से निकालेंगे BC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, हमारा क्या निकालना है इसका निर्देशांक। अब इसी तरह से आप इसको x1, इसको x2, y1, y2 उसी तरह से लिखिएगा। अब फॉर्मूला तो आपको पता है x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। पुट करने के बाद आपका आ जाएगा 1,2। तो 1,2 आपका किसका निर्देशांक आ गया Q का 1,2, ठीक है। अब उसी तरह से आपको निकालना है R का। तो देखिए AC के मध्य बिंदु R के निर्देशांक, देखिए यहाँ पे AC के मध्य बिंदु है R, तो देखिए उसका भी उसी तरह से x1 + x2 बटा में 2 उसी तरह से। अब देखिए इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे हल कर लीजिए। हल करने के बाद आपका क्या आ जाएगा 0,1, ये जो आपका निर्देशांक हो गया R का। तो यहाँ लिख देते हैं 0,1, ये हो गया आपका इसका, और यहाँ 1,2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है कि दोनों का क्षेत्र, अब इसका तो तीनों पॉइंट तो पता चल गया, अब इसका भी तीनों पॉइंट पता है। अब क्या करना है, बड़ा वाला त्रिभुज का एक बार क्षेत्रफल निकाल लेना है, उसके बाद छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। अब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बड़ा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो उसी हिसाब से आप किसी को भी x1, x2, x3 मान सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम सीरियल बाय से ही माने हैं। तो देखिए आप तो वहां से मान लीजिएगा, जिस हिसाब से आपने पिछले मतलब कि क्वेश्चन को हल किए हैं उसी हिसाब से आप चाहे तो यहाँ x1, y1, x2, y2 और x3, y3 इस तरह के सारा चीज लिख दीजिएगा, तब आपको फॉर्मूला में पुट करने में आसानी होगी। तो देखिए फॉर्मूला मेरा यही होता है, हाफ इंटू x1 इंटू क्या होता है y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2, ये हो जाता है आपका। आप यहाँ पे मोड दे या ना दे, अगर आपको अच्छा होगा कि आप मोड देते चला जाइए, क्योंकि होता क्या है कभी कभी माइनस में आता है तो उसको पॉजिटिव में ही आ जाता है। लेकिन
इन केस जब आता है उस समय देखा जाता है। तो देखिए अब उसी हिसाब से x1 y2 y3 इस सब में आप तो पुट कर लीजिएगा। अब पुट करने पर आपका आंसर क्या आएगा 8/2। तो इसको जब काटिएगा तो उसका हो जाएगा 4। तो 4 अब जब भी किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसको क्या लिखते हैं वर्ग मात्रक। तो इस तरह से आपका बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल गया 4 वर्ग मात्रक। अब आपको निकालना है छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब फिर आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको पता है। और उसी हिसाब से जो छोटे वाले त्रिभुज है इसमें आप इसको x1 मानिए, इसको x2 मानिए, इसको x3 मानिए, इसी तरह से आप इसको भी सजा के लिख लीजिएगा। उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। जब आप फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो हल करने के बाद आपका आ जाएगा 2/2 जो कट के हो जाएगा 1। मतलब कि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1 वर्ग मात्रक। अब आपको क्या करना है कि उसका दोनों क्षेत्र मतलब कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो देखिए जो भी बड़ा होता है मतलब कि कोई भी संख्या बड़ा होता है तो उसको नीचे लिखते हैं, जो छोटा होता है उसको ऊपर, तब उसी हिसाब से आप अनुपात निकालते हैं। उसी हिसाब से देखिए यहाँ भी निकालना है तो छोटे वाले त्रिभुज का अनुपात निकालना है किसके द्वारा, तो बड़े वाले त्रिभुज से। देखिए तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर लिख दिए और बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल नीचे लिख दिए। तब छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 1 वर्ग मात्रक, तो यहाँ 1 लिख दिए। और बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था 4। तो उस हिसाब से जब देखिए ऊपर वाला 1 हो गया और नीचे वाला 4। अब इसको अनुपात में जब लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 1/4। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में मतलब कि 4 पॉइंट दे रखा है और इसी क्रम में लगातार दिया हुआ है। मतलब इसको ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, डी मानेंगे, इस हिसाब से। अब क्या करना है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे भाई, उसे देखना है। तो देखिए एक हम पहले चतुर्भुज बना लिए, ठीक है, एक चतुर्भुज बना लिए। अब क्या करेंगे, एक को ए बी सी डी मान लिए, ठीक है। अब निर्देशांक जैसा कि आपको क्रम में दिया हुआ था, तो एक को ए माने, बी माने, सी माने, डी माने, तो इसी हिसाब से सभी का निर्देशांक पुट कर दीजिए, ठीक है। अब जैसा कि देखिए कोई भी चतुर्भुज होता है मतलब कि कोई भी चतुर्भुज होता है तो उसका अगर विकर्ण आप खींच देते हैं तो विकर्ण खींचने के बाद आपके पास कितने यहाँ पे त्रिभुज बन जाता है। देखिए एक ये त्रिभुज बन गया और एक ये हो गया। क्या क्या त्रिभुज बना, ए सी डी, और एक क्या बना ए बी सी। मतलब कि आपके पास कितने त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप निकाल लेते हैं और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर जोड़ देते हैं तो वो आपका क्या, यही चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर ना आपका बना हुआ है त्रिभुज। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए मान लिए हैं, माना चतुर्भुज के शीर्ष इतना 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 एवं इतना है, ठीक है। ये आपका डी का था। देखिए ए बी सी डी मान लिए, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए ए एवं सी को मिलाने पर 2 त्रिभुजों ए बी सी और ए सी डी प्राप्त होते। देखिए ए बी सी और ए सी डी 2 त्रिभुज प्राप्त हुआ विकर्ण खींचने से। देखिए अब क्या कीजिए, एक बार इसका क्षेत्रफल निकालिए, एक बार इसका क्षेत्रफल। तो देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए इसका भी निर्देशांक है, इसका भी निर्देशांक है और इसका भी निर्देशांक दिया हुआ है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप तो जानते हैं कि फॉर्मूला उसका क्या होता है। आप सिर्फ यहाँ बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप याद रखिए क्या चीज, 23 31 12, ताकि आप वाई वाला में पुट करने में गड़बड़ाए नहीं। तो इस तरह से आपका यहाँ जो फॉर्मूला होगा, आप यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लीजिएगा और यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कीजिएगा। अब देखिए फॉर्मूला में पुट करने के बाद आप जब यहाँ से हल कीजिएगा तो हल करने के बाद आपका इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे जोड़िएगा तो जितना आएगा देखिए यहाँ से जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा, 21 और यहाँ बटा में 2 है, गुना करने के बाद हो जाएगा आपका 21/2। ये आपका हो जाएगा वर्ग मात्रक। ये हो जाएगा आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब उसी तरह से आपको निकाल लेना है एसीडी का क्षेत्रफल। तो उसी तरह से आपको तो फॉर्मूला पता है कि क्या होता है। आप यहाँ चाहे तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा। उससे पहले आप चाहे तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 का वैल्यू यहीं पे लिख दीजिए, ताकि आपको यहाँ देख देख के लिखने में आराम होगा। उसी हिसाब से एसीडी का क्षेत्रफल निकालिएगा तो यहाँ पे हल करने पर आपका इस तरह से आएगा। तो देखिए 20 15 को जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा, बटा में 2 है तो 2 हो गया। तो ये आपका वर्ग मात्रक, ये आपका क्या हो गया, एसीडी का क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना नहीं था, आपको निकालना क्या था, आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था।
आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो दोनों त्रिभुज को अगर आप जोड़ देते हैं तो वो आपका किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए यही लिखे हैं, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे किससे? तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल से। तो उस हिसाब से जोड़ने पर हमारा किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो देखिए ABC का क्षेत्रफल आपको निकल गया था 21/2, अब जोड़ है तो जोड़। अब ACD का क्षेत्रफल कितना आया? 35/2। तो अब दोनों को जोड़िएगा भीम के जोड़ से, तो देखिए कितना आ जाएगा? 56/2। अब इसको काटिएगा तो आ जाएगा 28 वर्ग मात्रक। ये आपका हो गया आंसर। कितना इजी था, बस सिर्फ क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझने का देर है, बाकी तो क्वेश्चन इजी में बन जाएगा। चलिए एक्सरसाइज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 की किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे हम समझते हैं। क्या करना है? एक त्रिभुज है, देखिए यहाँ बात कर रहा है किसी त्रिभुज की एक मध्यिका। देखिए एक त्रिभुज हम कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, उसके बीच एक मध्यिका खींच लेते हैं। मध्यिका कहने का मतलब है यहाँ की दूरी जो रहेगा वही यहाँ की बीच की दूरी होगा। चाहे तो आप यहां से खींचे, चाहे आप यहां से खींचे, चाहे आप यहां से खींचे, तो हम ए से ही खींच दिए ताकि देखने में अच्छा लगता है। आप कहीं से भी खींच सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहां से क्या किए, ए से हम एक लाइन खींचे जो क्या कर रहा है, तो BC को बराबर बराबर दो भागों में बांट रहा है। तो इस हिसाब से क्या कर रहा है कि त्रिभुज जो है ABC उसे क्या कर रहा है, दो त्रिभुज में बांट दे रहा है। क्या क्या? ABD में और ACD में। तो क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अगर बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के इक्वल हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये जो तीनों जो शीर्ष दिया हुआ है सो ABC का शीर्ष होगा। तो देखिए हमें यही करना है कि देखिए यहाँ क्वेश्चन बार बार आपको फिर से आपको दोहरा देता हूं कि क्या बोल रहा है। देखिए किसी त्रिभुज की एक मध्यिका, तो मध्यिका तो आप जान गए कि एक त्रिभुज खींच लेना, उसमें एक कहीं से भी बीच का लाइन खींच देना है। वो क्या करेगा, तो एक भुजा को बराबर बराबर दो भागों में बांटेगा। अब उस देखिए क्या कर रहा है, मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो देखिए आपको पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के देखना है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर दोनों बराबर बराबर मतलब कि जो बराबर क्षेत्रफलों में अगर विभाजित कर रहा है तो हम बोलेंगे कि जो तीनों पॉइंट दिया हुआ है, जो तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है, वो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, मतलब कि शीर्ष होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखे हैं, चूंकि त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC कि मध्यिका ई खींचे हैं, देखिए AD है तो AD, यही लाइन को हम मध्यिका खींचे हैं, अर्थात D क्या कर रहा है, BC का मध्य बिंदु है। तो आपको बोल रहे थे कि D क्या है, तो BC का मध्य बिंदु है। अब देखिए सभी का तो निर्देशांक आपको पता है, आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका तो पॉइंट को आपको जानना जरूरी है निर्देशांक, अब इसका निकालिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल तब भी आपको इसकी जरूरी होगी। तो चलिए हम पहले D का निर्देशांक निकाल लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये D क्या कर रहा है, तो BC का मध्य बिंदु मतलब कि BC को बराबर बराबर दो भागों में बांट रहा है। तो किस अनुपात में बांटेगा इसको, तो 1:1 में। बस यहाँ भी आपको कौन सा सूत्र लगाना है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। तो देखिए आप तो जानते हैं कि क्या होता है, x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2। तो इसी हिसाब से आप इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, y1 y2, तो उस हिसाब से आप यहाँ पुट कीजिएगा। पुट करने पर आपको कितना आंसर आएगा, 4,0। ये आपका हो जाएगा D का निर्देशांक। अब वहां तक ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं 4,0, ये आपका D का निर्देशांक निकल गया। अब क्या करना है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के देखना है। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। देखिए ABD मतलब कि फर्स्ट वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए आपको तो पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 x1 × y2 - y3 +
x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2। आप अगर इसको रट्टा मार रहे हैं तो अभी भी आप गलत कर रहे हैं। आप सिंपल से इसको याद कर लीजिए 23, 31, 12 और सिंपल से जिस मेथड से आपको पिछले वीडियो में बताए थे बस उसी हिसाब से आप फॉलो करते जाइए। आपको फॉर्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए आप इसको कहीं से भी x1 y मतलब x1 x2 और x3 मान सकते हैं। तो देखिए हम इसी से शुरू से ही मान के चल रहे हैं x1 y मतलब x1 x2 और x3। तो इस हिसाब से आप यहाँ लिख भी सकते हैं, जो जिस हिसाब से आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताते आया हो कि बार बार आप यहाँ लिख लीजिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 यहाँ मान लिख लीजिएगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पुट करने में आसानी होगी। तो उस हिसाब से आप यहाँ जब पुट कीजिएगा तो हल करने पर आपका कितना आएगा, देखिए 1/2 माइनस 8 प्लस 18 माइनस 16। अब इन तीनों को हल करने पर आपको क्या आएगा, तो देखिए -6/2 आएगा। -6/2 तो इसको जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा, -3। तो देखिए चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है इसीलिए आपको देखिए यहाँ आ गया ना, माइनस में आ गया यहाँ। तो अगर यदि हम क्या करते, जो आपको शुरू में ही बताए थे कि जब भी हम क्षेत्रफल लिखते हैं तो ये ब्रैकेट को ना देख करके हम क्या यूज करते हैं, यहाँ मॉडुलस का। अब समझ में आया मॉडुलस का क्या काम होता है। तो यहाँ मॉडुलस अगर हम देते आते तो जो भी हमारा इसके बीच में हमारा जो ऋणात्मक आएगा आंसर लास्ट में, या इस तीनों को हल करने पर अगर ऋणात्मक आता है तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, धनात्मक में। तो आप वहां मॉडुलस दीजिए, अगर दे देते तो आपको लास्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं देते हैं मॉडुलस तो आपको अंत में लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम वहां पे मॉडुलस का यूज नहीं किए तो हम यहाँ पे आपको लिख दिए कि चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि मोड देना कितना जरूरी है। तो देखिए इस हिसाब से -3। वैसे भी आप भी अनुमान कीजिए कि कोई भी त्रिभुज होता है तो क्या इसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होता है, और कुछ भी क्षेत्रफल होगा मतलब कि सब पॉजिटिव में होगा, मतलब कि 0 से तो बड़ा ही होगा। लेकिन यहाँ 0 से बड़ा है क्या, नहीं, छोटा है, तो मतलब कि ये गलत है। इसीलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए आप यह क्या हो जाएगा, धनात्मक में 3 वर्ग मात्रक। यह आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका निकल गया, ABD का। अब उसी तरह से आपको निकालना है ACD का क्षेत्रफल। तो उसी हिसाब से आपको फॉर्मूला तो पता है क्या होता है। सो अब उसी तरह से आप x1 x2 और x3 y1 y2 y3 यहाँ पे लिख लीजिएगा। उस हिसाब से आपको लिखने में आसानी होगा। उसी हिसाब से आप फॉर्मूला में जब पुट कीजिएगा तो आप हल करने पर आपका आएगा -6/2, और इसको जब काटिएगा तो हो जाएगा -3। देखिए यहाँ भी -3 आ गया। क्यों, क्योंकि आप मोड का यूज नहीं किए। अगर हम लोग यहाँ ब्रैकेट की जगह मोड का यूज करते तो यहाँ जो इसको हल करने पर जो भी हमारा -6 आता तो यहाँ -6 आता, तो मॉडुलस के कारण वो ऑटोमेटिक हो जाता +6। लेकिन चलिए हम मोड नहीं लगाए तो उसके चलते हम यहाँ लिख दिए कि चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, तो ऋणात्मक नहीं होता है तो -3 आया है तो उसको क्या कर देंगे, +3 वर्ग मात्रक। अब देखिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना है, 3, और देखिए जो ABD का क्षेत्रफल निकाले वो भी आ गया 3, मतलब कि दोनों आपस में इक्वल है। तो देखिए स्पष्टता क्या लिखे हैं कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू है किसके बराबर, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो ये जैसे कि हमारा बराबर हो गया तो लिखे हैं अतः त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। यही चीज तो हमको सिद्ध करना था कि जो हमारा दोनों त्रिभुज मतलब कि जो मध्यिका है उसे हमको दर्शाना है कि जो मध्यिका आ रहा है त्रिभुज के बीच में वो क्या कर रहा है, तो 2 त्रिभुजों को बराबर बराबर क्षेत्रफलों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो देखिए यहाँ आपको तो पता चल गया कि ACD का क्षेत्रफल और ABD का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है, मतलब कि जो मध्यिका था वो बराबर बराबर मतलब कि क्षेत्रफलों में त्रिभुज को बांट रहा था। तो वही यहाँ लिख दिया, अतः त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो इस तरह से आपका अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में समझने में परेशानी हुई होगी, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपको कहीं भी कोई भी टॉपिक में समझने में परेशानी हुई होगी। अगर बाय चांस आपको किसी टॉपिक में परेशानी हुई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं हो सकता है कि आपको शायद डायरेक्टली रूप से आपको बता सकूं, या तो फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा उस पर जो आपको समझ में नहीं आया है उस पर। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मतलब कि एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा एक्सरसाइज 7.1 से, जो कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का।
और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोनों को मिलाकर। जैसे कि एक्सरसाइज 7.2 से एक क्वेश्चन रहेगा और एक्सरसाइज 7.3 से एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब दोनों मिलाकर एक ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन इससे रहेगा, एक क्वेश्चन इससे रहेगा, और दोनों रहेगा क्या चीज में, तो अथवा में रहेगा। क्या चीज में रहेगा, अथवा में। मतलब कि आप चाहे तो इस एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन को बनाए, चाहे इस एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन को बनाए, तो वो कितना मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। ये आपका फायदेमंद के लिए होता है कि आप इस क्वेश्चन को नहीं सक रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को अगर सक रहे हैं तो इसी को बनाइए और 3 मार्क्स को पा लीजिए। तो इस हिसाब से आपको एक्सरसाइज मतलब कि अध्याय 7 से निर्देशांक ज्यामिति से 6 मार्क्स पूरा पूरी कंप्लीट हो जाता है। मुझे आशा है कि आपका 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो पूरा पूरी आपका सही हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो बेस्ट ऑफ लक, आगे तैयारी करते रहिए। और मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ कि मैं अब इस तरह से इस अध्याय को तो मैं समाप्त कर दिया। अब अगले जो मैं अध्याय लेकर आ रहा हूँ वो हमारा अध्याय 8 होगा, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है। मैं उसको इसलिए बना रहा हूँ उसका वीडियो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का बोर्ड एग्जाम में उसी से कम मार्क्स आता है, क्योंकि वो बच्चे समझ ही नहीं पाते कि कहाँ कौन सा सूत्र के प्रयोग करके कैसे क्या करेंगे जो हमारे आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो वो चीज़ों में वो सारे गड़बड़ा जाते हैं और उसे हार्ड मानने शुरू कर देते हैं। तो मैं उसे आसानी पूर्वक आपको सहज तरीकों से बताऊंगा, जिससे आपका उससे 8 नंबर का पूछेगा तो 8 का 8 नंबर पूरा पूरी ला लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज यहाँ पूरा समाप्त होता है। तो अंत में मैं बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का हर एक वीडियो आप तक पहुँचता रहे। और अगर यह वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूले और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।